हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, राहुल जनरल। और आज हम यहाँ पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं एनर्जी के बारे में। और इसके पहले की क्लासेस में आज बेसिकली जो वीडियो है वो है लेक्चर नंबर 04। तो लेक्चर नंबर 04 आज हमें पढ़ना है। और इसके पिछले वाली वीडियो में जो है हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। और काइनेटिक एनर्जी के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सवाल हमने कुछ डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो थोड़े से कंसेप्चुअल है, जिसमें थोड़ा सा बच्चों को करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की क्लास में उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यानी पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए हेडिंग वेडिंग लगा देते हैं और जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए आप भी, और पढ़ते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको पता है वर्क एनर्जी का चल रहा है। वर्क एनर्जी में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हेडिंग डालिए मेरे साथ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका सिंबल होता है यू। यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है एक्चुअली। होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी में हमने ये देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में होने की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया, तो यानी इस ऑब्जेक्ट के पास में, जिन ऑब्जेक्ट के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो वर्क डन को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। जो हमने वर्क डन किया, चाहे मैं बोलूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया, या मैं ये बोलूँ कि मैंने वर्क डन के ऊपर, या मैं ये बोलूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैंने ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी। बात तो एक ही है, हम 01 में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो चाहे हम ये बोले कि मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया या मैंने ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी, तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो वर्क डन को अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है, या तो उसकी पोजीशन की वजह से, या उसकी बनावट ऐसी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि वो क्या कर ले रहा है? वर्क डन को अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको कि पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है कि द एनर्जी द एनर्जी possessed the energy possessed by an object, the energy possessed by an object due to its position, due to its position or its configuration, due to its configuration। तो ये है, यानी ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एनर्जी मतलब ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी एनर्जी है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, इस तरह की बातें ये कॉन्फ़िगरेशन में। बनावट कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी ऑब्जेक्ट की कुछ बनावट ऐसी है कि वो ऑब्जेक्ट को क्या कर ले रहा है? स्टोर कर ले रहा है। या ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्टेन हाइट पे लेके गए, तो किसी सर्टेन हाइट पे ले जाने की वजह से ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आती है। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जो है आपको, इसमें हम आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ये सारी चीजें हैं। तो ये बातें हो गई हमारी कि मतलब आपका है पोटेंशियल एनर्जी है क्या। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो एग्जाम में आपको ये लिखने आना है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये किससे डोनेट किया जाता है? इट इज डोनेटेड बाय
U, it is donated बाय यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्योंकि सारे के सारे वर्क डन, सारे के सारे एनर्जी एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वर्क डन ही एनर्जी में चेंज होता है, तो इसकी भी यूनिट आपकी क्या होती है, जूल ही होती है। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इज जूल, एसआई यूनिट आपका क्या होता है, जूल होता है। अब अगर हम ये बात करें कि आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, यानी अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू जो पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप वर्क डन करते हो, क्या करते हो, वर्क डन। भाई देखो ये पेन रखा हुआ है, मान लो ये सरफेस है, क्या है, सरफेस है। अब इस सरफेस पे ये पेन रखा हुआ है, तो जब मैं इसको उठा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर। तो मैं इस पर पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जब मैं इस पर पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, तो जितना ऊपर मैं लेके जाऊंगा, अब देखो इस पर कोई एनर्जी दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये किसी वेलोसिटी से मेरे हाथ पे गिर रहा है। तो इसका मतलब इसके पहले इस पे जब ये यहाँ पे था तो एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब इसको मैं ऊपर वर्क डन करके यहाँ पे लेके गया और यहाँ से जब इसको रिलीज कर रहा हूँ तो इसके पास एनर्जी आ रही है। तो हमने किया क्या, इस ऑब्जेक्ट ने किया क्या कि जितना भी हम वर्क डन मैंने इसके ऊपर किया, इसने क्या कर लिया, उस सारे के सारे वर्क डन को स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और जब हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो रिलीज करने पे क्या हो रहा है, वो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है। तो एक बात और है कि जैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, तो जैसे किसी सर्टेन पॉइंट की जो आपकी ग्रेविटेशन होती है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी भी सर्टेन पॉइंट का, वो डिफाइंड नहीं होता है। हाँ सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना मतलब डिफाइंड नहीं है। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो किसी भी पार्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, एक एजम्पशन लेना पड़ता है। मतलब हम जो पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन होता है, जो हम बताते हैं, वो बेसिकली हम दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं कि अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एजम्पशन मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक एजम्पशन लेना पड़ता है। एजम्पशन ये लेना पड़ता है कि जो सरफेस होता है, किसी भी सरफेस पे, जिस भी सरफेस से हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, जिस भी सरफेस से हमें जो है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जिस भी सबसे सरफेस पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ेगा। अभी जो है रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, तो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, लेकिन अभी काफ़ी शोर हो रहा है, तो कोई नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी एक पॉइंट का जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। हमें अगर हम किसी एक पॉइंट का जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। और एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, हमें ये एजम्पशन लेना पड़ेगा कि जिस भी सरफेस के कंपैरिजन में हम ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, उस सरफेस का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी बात को लिख लेंगे कि द पोटेंशियल ऑफ सरफेस is considered to be जीरो। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हम एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि अगर जिस भी सरफेस से आप निकाल रहे हो, उस सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। कहने को मेरा हाथ जो है ये भी एक सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, या अगर मैं इसको सरफेस मानूं तो यहाँ से h हाइट ऊपर लेके गए तो सरफेस ही है, तो इसके कंपैरिजन में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। मानने को मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं 10th फ्लोर पे हूँ, तो 10th फ्लोर का जो ग्राउंड है उसको मैं जो है सरफेस मान लूँ, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक रिलेटिव टर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी सरफेस को आप मान रहे हो, तो उस सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसके कंपैरिजन में दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। ओके। और अगर हम ये बात करें
कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपका दो तरह का होता है। तो पहला जो है पोटेंशियल एनर्जी बाय पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन और दूसरा होता है आपका ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने बोला पहला हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। होता ये है कि जब कभी भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं, क्या करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्क डन को क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब भाई देखो समझो, जैसे हम अर्थ पे हैं तो हो क्या रहा है कि जब ये हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है। तो जब मैं मान लो ये सरफेस है, तो जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, जब मैं इसको रिलीज करूँ, ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना होती तो ये ऑब्जेक्ट, अगर वो इस पे फोर्स ही कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं होता, तो इसको मैं कहीं पे भी लेके जाऊं, क्या इस पे कोई एनर्जी आती, नहीं आती भाई। अगर फ्री स्पेस में हम तो इस मार्कर को कहीं ऊपर ऐसे हवा में फ्लोट करता हो, कोई एनर्जी नहीं होती इस पे। आप उसको हल्का सा कहीं भी हल्का सा फोर्स लगा कहीं पे भी लेके चले जाओ, उसको रिलीज करने पे कोई भी एनर्जी नहीं होती उस पर। तो ये जो एनर्जी आ रही है सरफेस पे, हम अर्थ पे जो एनर्जी आ रही है ऑब्जेक्ट को किसी ऊपर से अच्छा हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो जब छोड़ रहे हैं तो एनर्जी में चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, तो और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी मैंने बताया आपको, जो पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू जो होता है आपका mgh होता है। क्या होता है, mgh। और जहां पे जो m होता है ये आपका ऑब्जेक्ट का मास होता है, जो आपका g होता है ये आपका एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और जो h होता है ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। और ध्यान रखना ये जो हाइट होता है ये आप सरफेस से कंपेयर करते हो, जिस भी सरफेस को आपने कंसीडर किया है, जिस भी सरफेस के कंपैरिजन में आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, उस सरफेस के कंपैरिजन से, उस सरफेस से आप लेते हो वर्टिकल हाइट लेते हो कि कितना जो है, कितना ऊपर गया है ऑब्जेक्ट। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम देख रहे हैं। हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू जो हाइट होता है वो हमारा होता है mgh, जहाँ पे m मास होता है, h हाइट होता है और g जो होता है एक्सेलरेशन होता है। इसको नोट करिए और फिर आगे चलते हैं। सब बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपने जो है नोट कर लिया होगा सब। तो हम इरेज करते हैं इसको। तो हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, और इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो दो बातें हमने देखी। पहला कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, वो होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है। और एक बात और जो आपको काफी ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिफरेंस इन हाइट। सिर्फ वर्टिकल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से घुमा रहे हो। कोई जो है घर से निकला है तो पहले जो है अपना समोसे की दुकान पे गया, फिर चाट की दुकान पे गया, फिर घूम फिर के यहाँ पे आ रहा है, और एक इंसान सीधा घर से निकला और डायरेक्ट यहाँ आ गया। इस बात से इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इसी बात को लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग सही है भाई इंडिपेंडेंट की? ओके, देख लेना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर, जैसे मान लो, समझाता हूँ। मान लो ये मेरा सरफेस है, क्या है? ये मेरा सरफेस है, इसको हमने मान लिया अर्थ, और ये आपका क्या है? आपका अर्थ का सरफेस है। अर्थ सरफेस है भैया, ये अर्थ का सरफेस है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ से आपने, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने उसको उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया। मतलब आपने उठाया, सीधा टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा उठाया और एच हाइट ऊपर लेके आ गए। ठीक है, एच हाइट ऊपर लेके आ गए। अब दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये थोड़ा सा शैतान था, तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर घूम घाम के ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आई के, ऐसे आके, ऐसे, फिर यहाँ पहुंचा। और ये भी यहाँ से कितना है? एच हाइट ऊपर है। ये भी आपका यहाँ से क्या है? एच हाइट ऊपर है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इसका मास m है, इसका मास m है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh, और इसका भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh। हालांकि इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये घूम घाम के बहुत आया है इस हाइट पे, लेकिन ये स्ट्रेट आ गया है। तो यही मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इस बात से इसको फर्क नहीं पड़ता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिफरेंस इन हाइट। ओके, तो इसी बात को लिख लो, इरेज कर दो। ये नोट्स बना लेना भाई अपने, ठीक है? मैं नोट्स अपलोड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नोट्स मेरे पास होते भी नहीं है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बच्चे नोट्स बना लेते हैं, तो नोट्स नहीं है मेरे पास। तो भाई नोट्स बना लेना अपने, और हैंड रिटन नोट्स ही अपने बेस्ट होते हैं। अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपका जो होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इस बात को हमने जो है समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं? तो आप लिख सकते हो उसको कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल डिफरेंस in height. वर्टिकल डिफरेंस इन हाइट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल डिफरेंस हाइट। वर्टिकल डिफरेंस कितना है सिर्फ उसी बात पे डिपेंड करता है, बाकी पाथ बात पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी बातें क्लियर हुई हैं? ओके, अभी जो फॉर्मूला है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, वो होता है हमारा mgh। क्या होता है? mgh। तो इसका डेरिवेशन देखना है। क्या करना है? डेरिवेशन देखना। ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, जो है स्कूल में पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। तो इसका हम क्या करने वाले हैं? इसका हम देखने वाले हैं डेरिवेशन। तो चलो आ जाओ, अगली हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी, द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। इरेज कर दो, नोट कर लिया है? नोट्स बना रहे हो ना? बहुत बढ़िया। ओके, सो हमें क्या करना है? डेरिवेशन देखना। डेरिवेशन बहुत आसान है, इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा ही आपको कर देना है, और आपको समझ में भी आएगा। ये बॉक्स थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो आपका हेडिंग क्या है? अपना हेडिंग है कि डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन of potential energy due to height, या इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, सो ये आपकी हेडिंग रहेगी। ठीक है भाई, ये आपकी क्या है? सुंदर सी हेडिंग है। मेरी राइटिंग तो सुंदर नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी राइटिंग सुंदर हो भाई। चलो, हमने थोड़ा सा डिजाइन भी बना दिया है, अब देखने में शायद अच्छा लग रहा होगा। इतना ही आता है मेरे को, ऐसे ऐसे लाइन ही बनाना आता है मेरे को डिजाइन के नाम पे।
चलो हम इसका क्या करना, डेरिवेशन देखना, तो चलो करते हैं। अच्छा, जितने भी एनर्जी है, अगर हमें एनर्जी, जितने भी एनर्जी है, अगर एनर्जी का क्या करना है, डेरिवेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे, उसमें हम वर्क डन निकाल लेंगे। हमें पता है कि जितना भी वर्क डन हम करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सारा का सारा वर्क डन कहाँ चला जाएगा, वो सारा का सारा वर्क डन ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेगा ऐसा एनर्जी। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिडो डिडो डिडो, ये बॉक्स है हमारा। ये बॉक्स हमारा बहुत हेल्प करता है, हर जगह बेचारा आ जाता है, ना कुछ शिकायत करता है ना कुछ करता, और बहुत सारे बॉक्स है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, इन्फाइनाइट बॉक्स है मेरे पास। जब मेरा मन करता है मैं बॉक्स ले आता हूँ। तो मान लो ये बॉक्स है, और ये बॉक्स का जो मास है वो m मास है, और ये आपका किस पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है। मान लो यार है, मतलब सरफेस आप कहीं जो है मान सकते हो, मैंने आपको बताया रिलेटिव टर्म है, जहाँ पे आपको सरफेस मानना है, मान लो उसके कंपैरिजन में हाइट निकल जाएगी, उसके कंपैरिजन में एनर्जी निकल जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ F। क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ F। और इसको मैं उठा के फोर्स लगा के मैं क्या कर गया, मैं इसको जो है h हाइट ऊपर ले आया। भाई फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा ना भाई। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको मैं यहाँ ले आया, मास है, यानी मैंने क्या कर दिया, h हाइट क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और अगर आप उसको लिफ्ट करना चाहते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है। जितना फोर्स ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप इसका 03 लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो बस आप समझ लो, बात याद कर लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए अगर हम लिफ्ट करना चाहते हैं तो जितनी जो फोर्स नीचे लगती है उतना ही फोर्स हमें ऊपर की तरफ से लगाना पड़ता है। यानी हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा इफ वी वांट टू लिफ्ट अ ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये बताओ कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होगी, mg के बराबर फोर्स लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी, लगा रही होगी ना। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो भाई क्या करो, थोड़ा शर्म करो, फॉर्मूला याद करो। अब तक तो कैसे चलेगा भाई, चैप्टर हमारा जो है एंड होने वाला है और आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो कैसे काम चलेगा भाई आपका है। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बताओ वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस। अब ये बताओ एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल समझना बहुत जरूरी है भाई। तो बताओ ये थीटा जो होगा, थीटा थीटा आपको पता है ना एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इतना तो पता ही होगा। तो ये जो है थीटा क्या होगा, तो जरा सोच के बताओ भाई। मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, इसके फोर्स लगा रहा हूँ कहाँ, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर। तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दो लाइंस के बीच में एंगल कितना, दोनों ओवरलैप कर रही है, तो एंगल कितना है, 0। तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो गई 0, थीटा की वैल्यू हो गई 0। और आपको पता है कि कॉस 0 जो होता है वो होता है 1। तो यहां से वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा एफ डॉट एस या एफ एस आ जाएगा, यानी सिंपली एफ और एफ का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और आपको अभी तक ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। तो यहाँ से फोर्स की जगह पे मैं रखूंगा mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया मैंने इस ऑब्जेक्ट को, मैंने इस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करवाया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट डिस्प्लेस करवाया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन का एक्सप्रेशन हमें क्या मिला, mgh मिला। और यही जो वर्क डन होता है, ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने वर्क डन किया है, यही वर्क डन ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh। तो ये
इसको बढ़िया से बॉक्स में बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा तारा वाला बना देते हैं, एक और बनाते हैं ना, इतना ही ठीक है। तो ये है, बंद कर लीजिए, एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब अभी तक देखो हुआ क्या कि वर्क डन जो है, वर्क डन कर रहे थे, वर्क डन के बाद उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। क्यों भाई? देखो जैसे मान लो ये जो है, जो जो है मेरा, मान लो ये मेरा हाथ है और ये सरफेस रखा हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अभी क्या इसके ऊपर कोई एनर्जी है? इसके पास कोई एनर्जी है? इसके पास कोई एनर्जी नहीं है भाई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर। जितना मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसके ऊपर उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर वर्क डन होगा। और जितना ऊपर लेके जाऊंगा, जितनी तेजी से मैं इसको छोड़ूंगा, ये उतना ही तेजी से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये जो एनर्जी आई है, ये कहाँ से आई है भाई? जब सरफेस पर रखा है तो इस पर तो कोई एनर्जी है ही नहीं, लेकिन जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, तभी जब इसको रिलीज कर रहा हूँ तभी ये एनर्जी से नीचे आ रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है वर्क डन से। जितना मैंने वर्क डन किया, वो सारा का सारा वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, और बाद में वही पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्क डन की जगह पे क्या लिख दिया? पोटेंशियल एनर्जी यू लिख दिया। वर्क डन जो है डायरेक्टली वर्क डन की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी हमने वर्क डन किया था ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सारा का सारा वर्क डन ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। और एक बात ये याद रखना कि जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो वो सारा का सारा वर्क डन ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आया भाई? उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद करता हूं आपने सारी बातें अच्छे से नोट करी होंगी, तो इसको नोट कर लो, इरेज कर लो, फिर आगे चलते हैं। सो नोट कर लो भाई, नोट्स बना रहे हो, उम्मीद करता हूँ नोट्स वगैरह बना रहे होगे अपने। नहीं बना रहे होगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई। देखो एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ओके, हो गया भाई, चलो रेस कर देता हूँ मैं इसको। ला 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 डू 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 आज मेरी क्लास में एक बच्चा था, तो बड़ा परेशान कर रहा था, तो मैं थोड़ा गुस्से में था, तो मैंने बोल दिया कि अभी तो मैं जो है चश्मा उतार के मारूंगा। चश्मा लगाना था, मैं बोला कि जो है ज़्यादा बदमाशी करोगे तो। मैं पढ़ा रहा था, इरिटेट कर रहा था, तो ऐसा होता है ना, पढ़ा रहे हो कोई इरिटेट करे पढ़ने, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हें जो है मैं चश्मा उतार के पीटूंगा। तो बच्चे कह रहे हैं सर अपना उतारेंगे कि बच्चे का उतारेंगे? तो जो है जोक जो है मतलब मेरे पे ही भारी पड़ गया। तो फिर मैंने बोला कि मैं अपना नहीं उतारूंगा, मैं उसी का उतारूंगा। भाई इतना कॉमन सेंस तो है भाई, जो है मैं अपना चश्मा उतारूंगा तो मेरे को ही नहीं दिखेगा, तो मैं बच्चे का ही चश्मा उतार के मारूंगा। तो कभी कभी हो जाता है, बच्चे ज़्यादा वो स्मार्ट बनने लगते हैं, पर कोई बात नहीं। सो हमने अभी तक एक्सप्रेशन देख लिया पोटेंशियल एनर्जी का, एक्सप्रेशन देख लिया कैसे आया है और कैसे क्या है, सारी बातें हमने देख ली। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, चलो एक न्यूमेरिकल हल्का सा कर लेते हैं। एक हल्का सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन देखेंगे। कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कैसे होती है। इस पर कैसे ही क्वेश्चन बना देंगे। इस पर जैसे मान लो भाई एक ऑब्जेक्ट है, चलो फाइंड the energy of an object, due to its height, when kept at 10 meter above the ground,
above the ground if mass of object is 10 kg, और g की वैल्यू क्या लेनी है, g की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 10 लेनी है। फाइंड द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट व्हेन केप्ट एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। तो सिंपल है भाई, करने का तरीका सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाइट की, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो उस पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, देखो स्कूल में अगर लिखना है तो भाई सबसे पहले गिवन में लिख लिया करो, ठीक है, पहले अच्छे से गिवन लिखा करो। गिवन में लिखो क्या है आपका, मास कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू मास कितना है 10, g की वैल्यू लेनी है 10, हाइट कितना है 10, सब कुछ 10 10 टनाटन, ये आपको कितना हो जाएगा, 1000 जूल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी है तो भाई जूल में ही तो आएगा आंसर। हाँ, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, 1000 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। तो भाई इस तरह से जो है क्वेश्चन आप बना सकते हो, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर निकाल लेना। यानी अगर हम जो सरफेस है, सरफेस को कंसीडर करें तो सरफेस के कंपैरिजन में, इस सरफेस के कंपैरिजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊपर होगा तो उस पे जो एनर्जी होगी इस सरफेस के कंपैरिजन में वो कितनी होगी, 1000 जूल की होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ नोट वोट कर लिया होगा। चलो अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन। चलो एनसीईआरटी में दो जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है, एक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और हाइट, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन। तो कन्फिगरेशन मतलब ओरिएंटेशन, बनावट उसकी ऐसी है, तो वो है। तो चलो दूसरा वाला देखते हैं, पहला वाला तो समझ में आ गया है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला चलो भाई देखते हैं। चलो भाई, तो दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है। सही लिखा है ना मैंने, हाँ सही लिखा है। चलो तो बढ़िया सांप बना देते हैं डिजाइनिंग के लिए, देखने में अच्छा लगता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की बनावट ऐसी है कि वो वर्क डन को क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन। ठीक है, if an object stores energy due to if an object stores energy due to its shape, size, arrangement, then such energy is called potential energy due to configuration। ठीक है भाई, यार थोड़ा सा गंदा सा बन गया है, कन्फिगरेशन ऐसे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है, उसका साइज ऐसा है, उसका अरेंजमेंट ऐसा है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ऐसी एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन। जैसे समझो एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सर, एग्जांपल तो दो हमें, बिना एग्जांपल के हम कैसे समझेंगे, छोटे छोटे बालक हैं। चलो
एग्जाम्पल में समझो, देखो जैसे आपने देखा धनुष देखा, धनुष कभी चलाया तुमने? हम तो बचपन में करते थे, जो है पतंग आती थी ना, पतंग। तो मैं जब रहता था माउंट आबू में, तो मेरे को पतंग लूटने का बहुत शौक था। मतलब मेरे तो उड़ती नहीं थी पतंग, लेकिन पतंग लूटने का बहुत शौक था। और मेरे को पता है कि मैं जो है करीब करीब जब 15 का साल था, वहाँ पे मकर संक्रांति में पतंग उड़ती थी। तो वहाँ पे दिल्ली में, जैसे दिल्ली में 15 अगस्त को उड़ाते हैं, और वहाँ पे माउंट आबू में जो है आपका मकर संक्रांति में उड़ाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरे से पतंग उड़ती नहीं थी कभी भी आज तक, ना तो आज तक उड़ पाई है पतंग, और ना तो पहले ही उड़ा पाता था। मैं बस लेके पतंग लेके भागता था। तो मैं क्या करता, पतंग लूट लेता था। मैं जो है कोई भी पतंग कट रही थी तो मैं वो उठा लेता था। तो मैं क्या करता था, उसका निकाल के फिर उसमें धनुष बना के ऐसे करते थे। तो आपका क्या है कि जब जैसे आपका जो बो होता है, बो, तो जो बो में आप स्ट्रिंग बांध के उसको पीछे की तरफ खींचते हो, तो जब आप पीछे की तरफ खींचते हो तो आप क्या करते हो, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को वर्क डन करते हो। क्या करते हो, वर्क डन करते हो। और उसकी बनावट ऐसी है, उसका ओरिएंटेशन ऐसा है कि वो क्या कर लेता है, उस एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। बाद में आप ऐसे तीर लगा के ऐसे छोड़ते हो, तो तीर जो है वो जो वर्क डन स्टोर करके रखता है, वो बाद में उसको क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। और में आ रहा है, ये तो हमने बचपन में बहुत किया है। ऐसे ऐसे कंपटीशन भी चलता था कि किसका तीर जो है कितना दूर जाएगा। ये सब खेल मैंने खेले हुए हैं बचपन में जो है। तो ऐसा है। तो एग्जांपल में आपका क्या हो गया, बो हो गया, बो एंड एरो, बो एंड एरो। ओके। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, दूसरा एग्जांपल है जैसे आपका रबर बैंड होता है। क्या होता है, रबर बैंड मेरे पास रखा होगा रबर बैंड, देख लेता हूँ। रबर बैंड, रबर बैंड, रबर बैंड। चलो भाई, मिल गया मेरे पास रबर बैंड है, बहुत सारे रखे हुए हैं। और क्रिएटिन के डब्बे में बहुत सारा रबर बैंड रहता है। चलो, तो ये जो है रबर बैंड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब इसको अभी देखो इस पर कोई एनर्जी नहीं, लेकिन जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बेसिकली वर्क डन कर रहा हूँ। क्या करिए मैंने, वर्क डन। और जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये सारा का सारा वर्क डन क्या है भाई, इसने स्टोर कर लिया। और जैसे मैं रिलीज करूंगा तो सारा का सारा वर्क डन क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वर्क डन को स्टोर कर पा रहा है। इसकी बनावट ऐसी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ये क्या कर ले रहा है, वर्क डन को क्या कर ले रहा है, अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है, बाद में उसको रिलीज कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा है। तो आप लिख सकते हो स्ट्रेच रबर, STRECHED, स्ट्रेच रबर, स्ट्रेच रबर हो गया आपका। और बात करें हम स्प्रिंग की, बात करें, स्प्रिंग तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपने देखी जरूर होगी स्प्रिंग कभी ना कभी जीवन में अपने। तो जब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को जब दबाते हैं, क्या करते हैं, दबाते हैं, तो जैसे हम उसको दबाते हैं वो क्या कर लेता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो जैसे ही आप फोर्स हटाओगे क्या कर लेता है, रेपल करता है। तो क्या इसकी बनावट ऐसी है, उसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि उसने क्या किया, अपने अंदर जो एनर्जी है, जो आपने वर्क डन किया उसके ऊपर दबा के या खींच के, तो बात एक ही है। तो क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा, बाद में जब छोड़ोगे तो वो वापस क्या कर लेगा, जो है एनर्जी को रिलीज करेगा। तो स्प्रिंग हो गया, मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया। तो ये सारे आपके जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही सुंदर लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, और आपको पढ़ के मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा। सर, पढ़ने में मज़ा किसको आता है, ये बात सही है। हम तो बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा है क्या भाई? चलो इरेज करो मैं, चलो भाई इरेज कर देते हैं हम। इरेज 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 कर दिया हमने। इस पे कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है, मतलब जैसे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट का तो फॉर्मूला है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। तो टेंशन नहीं लेने का, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं। वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो भाई अगला हेडिंग डालो भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काले पेन का उपयोग कर लेते हैं हम, हेडिंग काले पेन से डाल लेते हैं, काले मार्कर से डाल लेते हैं, पेन नहीं मार्कर है सर। ओके, तो जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी के बारे में पढ़ना है हमें। थोड़ा सा हम इस पर डिजाइन बना देते हैं, थोड़ा सा एस्थेटिक लगता है। क्या लगता है? एस्थेटिक लगता है। आजकल बच्चे भी बड़े अजीब हैं। एक क्लास में मेरे जो है बैंडेज लगा के आते हैं हाथ पे। मैंने उससे पूछा भाई, एक दिन मैंने देखा तो मैंने बोला चोट लग गई होगी, फिर एक हफ्ते बाद देखा तो भी बैंडेज लगा हुआ था। मैंने बोला क्या बात है भाई, बैंडेज वैंडेज क्यों लगा हुआ है हाथ पे? तो मुझसे वो लड़की कह रही है सर आप नहीं समझेंगे, बैंडेज जो है हाथ में एस्थेटिक लुक देता है, इसीलिए हम बैंडेज लगाते हैं। मैंने बोला अच्छा। तो आजकल के बच्चे जो हैं एस्थेटिक लुक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं भाई। तो चलो भाई, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि देखो, आपने सुना होगा कि जो एनर्जी जो होती है, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये वाली लाइन तो सुनी होगी किसी पिटी, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही है कि एनर्जी जो है ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। यही आपका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलो इस बात को लिख देते हैं ताकि आपके नोट्स वगैरह बन जाए। सो ऐसी बात है कि जो टोटल टोटल आपकी एनर्जी है वो क्या है? कंजर्व है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है या कंजर्व है? तो टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। यानी एक यूनिवर्स जो है, इस यूनिवर्स में जितनी भी आपकी जो एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब जितनी एनर्जी बननी थी वो बन गई। अब ना तो एनर्जी कहीं से आएगी और ना कहीं से एनर्जी जाएगी। बस क्या होगा? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो यही है, इसी बात को लिख देते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be changed. From one form to another form. FORM form। यानी एनर्जी जो होती है आपकी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, कन्वर्ट कैसे होती है, तो समझो जरा। भाई लाइट है आपका, लाइट से पंखा चलता है, तो जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पंखे में पहुंची तो पंखा आपका घूमने लगता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हम कोई भी खाना वाना खाते हैं तो जो प्लांट एनर्जी है वो हमने लिया, फिर हमने उसको डाइजेस्ट किया, उसको एनर्जी बनाई, फिर बाद में उस एनर्जी से हम साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल वगैरह कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि जो एनर्जी आपने ली वो आपने एक्सप्रेस कर दिया, आपने कन्वर्ट किया, आप दूसरे उसमें यूज़ कर रहे हो, है ना। जैसे आपका ये बल्ब चल रहा है, लगा रखे हैं मैंने, तो जो बल्ब है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हर एक एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी को ऐसे ही क्या होता है, आपका जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। और जैसे आपका जो है वाटर है, तो पहले आपके स्टीम इंजन होते थे भाई, भाप से चलते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि भाई एनर्जी करते थे, वहाँ पे थर्मल एनर्जी देते थे, और हीट एनर्जी से आपका क्या होता था? हीट एनर्जी, जो वाटर था उसको हीट करते थे तो उससे हीट एनर्जी जनरेट होती थी। बाद में उस हीट एनर्जी से आप उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे, आपका इंजन वगैरह चलता था। तो ऐसे ही होता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, चलो भाई। सो इसका एक प्रूफ भी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका एक प्रूफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा प्रूफ दिया हुआ है, और मैं चाहूँगा कि आप जो है उस प्रूफ को देखो। और यही आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच जाएगा पढ़ने के लिए, जो है पावर। पावर हम पढ़ लेंगे तो ये जो टॉपिक है वो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, और चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेता हूँ सब कुछ वीडियो में सही आ रहा है। हाँ, वीडियो में सब कुछ बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है भाई, राइटिंग भी मेरी
ख़राब ख़राब सी जैसी भी है वैसी आ रही है। अभी राइटिंग बेकार है तो वीडियो में अच्छी तो हो नहीं जाएगी। तो चलो एरेज कर दो भाई। चलो, तो इससे पहले हमें जो है एक ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसका एक प्रूफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा एक प्रूफ दिया हुआ है। तो उससे पहले आपको समझना होगा ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, बच्चे इसको मैकेनिकल पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल है ये, मैकेनिकल नहीं है। कोई बच्चे इसको मैकेनिकल पढ़ता है, वही है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? देखो आपने अभी तक दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ा, एक पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और एक पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? इन दोनों को साथ में कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जो सम है, मतलब साथ में कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? उसको मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो एनसीईआरटी में आपको जो प्रूफ दिया हुआ है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दिया हुआ है कि किस तरह से कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है, ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो चलिए बढ़िया से इसका प्रूफ देखते हैं, और ये आपका लास्ट टॉपिक रहने वाला है आज का इस वीडियो का। चलो भाई इरेज कर दूं। चलो मिर्जा भाई, मिर्जा भाई। चलो भाई बोर्ड साफ हो गया हमारा बढ़िया से। चलो, सो हेडिंग रहेगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हेडिंग भी चेंज कर देते हैं हम, काले मार्कर से हेडिंग चेंज करेंगे हम। सुंदर सुंदर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। चलो भाई हो गया, बहुत बढ़िया, हेडिंग पड़ गई है। चलो शुरू करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो तो देखो क्या है जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, वैसे समझते हैं। चलो मान लेते हैं एक ही हमारे पास बॉल है, क्या है? एक सुंदर सा बॉल है हमारे पास, छोटा सा बॉल है। और इस बॉल का जो मास है वो है 2 kg। कितना है? 2 kg है। अब ये जो बॉल है ये आपका 10 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। 10 मान लेते हैं, हाँ ठीक है, 10 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉल है, एक बिल्डिंग है, और यहाँ से जो है आपका हाइट कितना है? 10 मीटर की हाइट पे ये रखा हुआ है। ये आपका बिल्डिंग रखा है और बिल्डिंग से आपका ये 10 मीटर की हाइट पे ये जो है रखा हुआ है। कितना है? 10 मीटर की हाइट पे। कहाँ बनाया हम? छोटा सा बोर्ड है हमारा, 10 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, चलो ऐसे बना देता हूँ यार, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ, 10 मीटर दिख रहा है ना? एक बढ़िया से बना देते हैं। यहाँ पे ये है ऐसे टेढ़ा होकर बना दिया मैंने। 10 मीटर की जो हाइट है, ठीक है, ये बिल्डिंग हमारी कितनी है? 10 मीटर की है। अब क्या कर रहे हैं? इस बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप करेंगे। फेंकने में और ड्रॉप करने में फर्क होता है भाई। तो इसको क्या कर रहे हैं? हम ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो हम 4 इंस्टेंट पे हमने क्या देखा? हम इसकी एनर्जी निकालेंगे। हम इसकी एक बार काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और हम इसकी क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 4 पॉइंट्स पे। ऐसे आप 4 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट, कितने पॉइंट निकाल लोगे। और हम क्या करेंगे? उन पॉइंट्स में इसकी क्या करेंगे? एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। तो हमने क्या किया? पहले इसको ड्रॉप किया। हमने क्या कर दिया? इसको ड्रॉप किया। फिर हमने ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये यहाँ आ गया। ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है। मान लो ये हाइट कितनी हो गई? ये आपका गिरा और यहाँ पे जो हाइट हो गई वो हो गई 6 मीटर। फिर और गिरा गिरा गिरा, कितना गिरेगा भाई? फिर यहाँ पे जब गिरा तो इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 4 मीटर। उसके बाद में गिरा 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 गिरा, यहाँ पे इसकी हाइट हो गई 2 मीटर। और गिरा 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 गिरा, यहाँ पे तो ग्राउंड ही आ गया, यानी हाइट कितना हो गया? 0 मीटर। तो बॉल हमारा यहाँ पहुँचा, फिर बॉल हमारा यहाँ पहुँचा,
फिर बॉल हमारा ग्राउंड पे टच हो गया, तो ये हमारा 2 kg का, ये भी हमारा 2 kg का बॉल है, ये भी हमारा 2 kg का बॉल है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, मतलब क्या हुआ है समझ में आ रहा है ना भाई, है। ये बॉल है हमारी, ये 10 मीटर की बिल्डिंग पे रखा हुआ है, हम इसको थोड़ा प्यार से छोड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, तो हुआ क्या, पहले 6 मीटर पे आया, फिर गिरेगा गिरेगा, छः छः के बाद जो है 4 मीटर पे आया, मतलब समझ लीजिए हाइट जो है नीचे से, हाइट जो है नीचे से, नीचे से 2 मीटर, नीचे से 4 मीटर, नीचे से 6 मीटर, नीचे से 10 मीटर, तो जब नीचे ऐसे छोड़ेंगे तो हाइट कम होगी कि नहीं होगी, हाइट कम होती जाएगी ना भाई, वही लिखा हुआ है, पहले 6 मीटर पे आ गया, फिर 4 मीटर पे, 2 मीटर, 0 मीटर, धड़ाम गिर गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और हम क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में निकालेंगे। गला सूख जाता है फिर पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा सा पानी वानी भी पीना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पे हम एक प्यारा सा कॉलम बनाएंगे, और यहाँ इस कॉलम पे हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे, इतनी जगह बहुत होनी चाहिए, यहाँ पे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हम फाइनली निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी। क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलो, तो भाई साहब, जब इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ने वाले हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू ड्रॉप दिस ऑब्जेक्ट। अभी हमने बस जस्ट हल्का सा ड्रॉप किया है, क्या क्या ड्रॉप किया है। तो जब इसको ड्रॉप किया है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, 0 होगी ना। यानी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, काइनेटिक एनर्जी एट 10 मीटर हाइट, तो ये आपका हो जाएगा हाफ mv², और ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको ड्रॉप किया, जस्ट क्या किया है, इसको ड्रॉप किया है, जब ड्रॉप किया है तो भाई वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है ये आपका क्या है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। काइनेटिक एनर्जी एट 10 मीटर इज इक्वल टू हाफ mv² which is equal to 0 because velocity is 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन पर डिपेंड करती है ना भाई, वही है। अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, क्या निकालूं, पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, इसको थोड़ा सा लाइन को और ले लेते हैं इधर, लाइन हमारी टेढ़ी ही बनी है, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे, वी विल एडजस्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू मास कितना है भाई, 2 इंटू में जी कितना है 10 और हाइट कितना है 10, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया भाई, 200 जूल आ गया। कितना आ गया, 200 जूल आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे निकालें मैकेनिकल एनर्जी कितना है, तो मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 200, तो ये हमारा आ जाएगा 200 जूल। अरे कैमरे में आ रहा है ना, ये मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, आ रहा है ना कैमरे में, हाँ आ रहा है, कैमरे में आ रहा है भाई, ओके। तो ये हो गया 200 जूल, इस पॉइंट पे क्या आ गया, 200 जूल। अब हम इसको कर देते हैं डब्बा बंद, ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए, क्या हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसका कॉलम अलग कर दिया हमने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम ये निकालेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा 6 मीटर पे आ गया है, तो 6 मीटर पे आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा ये बताओ, ये भाई फ्री फॉल का केस है कि नहीं है, फ्री फॉल हो रहा है ना, तो और ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव करता है या अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है, तो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी हर सेकंड चेंज होती है कि नहीं होती है, होती है। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप अगर सही से पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड क्या होगी, चेंज होगी। सो बाबा बात ऐसी है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ,
kinetic energy, kinetic energy, kinetic energy at 6 meter height. जी बड़ा गंदा हो गया यार. काइनेटिक एनर्जी एट 6 मीटर हाइट, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा हाफ इंटू मास क्या है एम इंटू में वी स्क्वायर, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी 6 मीटर क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर. जो भी वी स्क्वायर की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 6 मीटर होगा. अब हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी भाई कि जब ये 6 मीटर में पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी. ये v क्या है? वही तो वेलोसिटी है कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कितना गिरा और इतना गिर, जब नीचे आया तो उस पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो भाई वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन. भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है? जब ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है. तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपको भाई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा. तो हम लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. क्या आ गया? 2as. तो यहाँ से देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, भाई इनिशियली क्या किया गया? ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया. क्या किया गया है? ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है. तो जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या ले लो? 10 ले लो. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा बताओ? जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 मीटर. अरे नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है आया कितना नीचे है, तो 10 पे था 6 पे आ गया, तो इसका मतलब ट्रेवल कितना किया है? ट्रेवल उसने किया है 4 मीटर. ट्रेवल कितना किया है? 4 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 4 मीटर. तो यहाँ से वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा? 80. कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा. चलो, तो वी स्क्वायर कितना आ गया? वी स्क्वायर आ गया 80. तो यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भाई वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि मास से मास तो कट जाएगा. तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 80, यानी 80 जूल आ जाएगा एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे? इसकी 80 जूल. अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाले, पोटेंशियल एनर्जी एट 6 मीटर हाइट, तो आपका क्या हो जाएगा? mgh के बराबर होगा. mgh. तो मास कितना है आपका? मास है 2 kg. तो मास है 2 इंटू में जी की वैल्यू कितनी है? 10. हाइट कितनी होगी ये बताओ? यहाँ पे हाइट कितनी होगी? तो अब ये बताओ भाई, हाइट जो होता है जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना ऊपर है. कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना ऊपर है. तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सरफेस से कितना ऊंचा है? 6 मीटर ऊपर है. तो यहाँ पे आपका हाइट की जगह पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा. तो बेसिकली जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 2 12, 120 जूल आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 120 जूल आ जाएगा. ओके, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी एट 6 मीटर कितना आ गया? पोटेंशियल एनर्जी 6 मीटर आ गया 120 जूल. तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालूं तो मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो आपका कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है? 80 प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है? 120. तो टोटल कितना आ रहा है? 200 जूल आ रहा है. कितना आ रहा है? 200 जूल आ रहा है. अभी आप बस नोट करो, आप देखते जाओ, बाकी की चीजें हम आगे आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है, अभी समझाते हैं. चलो भाई, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है? मतलब हो ये रहा है कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है. यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी आपका 200 है. इस वाले पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या है? 200 है. यानी जो टोटल एनर्जी है, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हर एक पॉइंट पे, आप कितने भी पॉइंट देखोगे हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट आ रहा है. चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, या ऐसे आप कितने भी पॉइंट्स पे, कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट निकाल लो, उन इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या आएगा? जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा? आपका कांस्टेंट ही आएगा. तो अगर इसी तरह से मैं जो है हमने 6 मीटर पे देखा, अगर मैं 4 मीटर पे देखूं कि 4 मीटर पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट 4 मीटर हाइट, तो आपको क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है.
तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एट 4 मीटर, तो आपका क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 से m मर जाएगा तो बचेगा कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब फिर से वही पंगा आ रहा है हमारे साथ कि भाई हमें देखना पड़ेगा कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे पहुंचेगा तो इस 4 मीटर पे इसकी स्पीड क्या होगी। बिना स्पीड पता किए हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज, फिर से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो वी स्क्वायर माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना मान रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो ये आपका 10। और हाइट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से इस वाले पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट 10 पे था, नीचे से कितना था 10, अभी नीचे से कितना आ गया 4, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है टोटल 10 माइनस 4 यानी 6 हुआ है, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा बेसिकली 6 दूनी 12 120 जूल आ गया। तो यानी काइनेटिक एनर्जी आपको कितना आ जाएगा भाई, ये वैसे तो स्पीड आएगा लेकिन हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा दोनों सेम है, दोनों की यूनिट क्या है सेम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 जूल आ जाएगा। कितना आ गया 120 जूल आ गया। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, पोटेंशियल एनर्जी या पीई लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी एट 4 मीटर हाइट, पोटेंशियल एनर्जी एट 4 मीटर हाइट, तो क्या हो जाएगा हमारा mgh। तो यहाँ से मास कितना है 2, जी आपका कितना है 10। अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट आपका कितना है, तो यहाँ से देखो ये जो सरफेस है हमने इसको सरफेस अज्यूम किया है, तो यहाँ से आपका ये जो हाइट है वर्टिकल हाइट कितना है 4 है, तो वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 80 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 जूल। तो अगर इस पॉइंट पे हम अगर इसकी मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करें तो मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है 120 जूल, तो 120 जूल प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना है 4 मीटर इज इक्वल टू 80 जूल। तो टोटल आप देख रहे हो जो टोटल एनर्जी आ रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है वो अभी भी कितनी आ रही है 200 जूल आ रही है। ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो एनर्जी है वो कंजर्व है। अभी हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। देखो हो ये रहा है कि जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, ये ऑब्जेक्ट मान लो सरफेस पर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने वर्क किया। अब ये जो वर्क किया आपने इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया। क्या हो गया? सेव हो गया। अब जब इस पेन को हम मार्कर को जब हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे नीचे गिर रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसकी सरफेस से हाइट क्या होती जा रही है, हाइट डिक्रीज होती जा रही है। और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके हाइट पे। तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है, लेकिन हाइट इसकी कम होती जा रही है, तो जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो भाई, इसी तरह से सारी कहानी चलती रहेगी। और अगर मैं 2 मीटर पे निकालूं कि काइनेटिक एनर्जी एट 2 मीटर, तो आपका कितना हो जाएगा, फिर से हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ से एम से एम मर जाएगा तो बचेगा क्या वी स्क्वायर। अब फिर से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 मीटर की हाइट पे आएगा, तो 2 मीटर की हाइट पे आने की वजह से जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे आप निकालो वी स्क्वायर माइनस, भाई ड्रॉप कर रहा है ना, तो ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका फाइनल वैल्यू तो 0 होगी, तो ये हमारा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन आपका 10, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, भाई ऑब्जेक्ट यहाँ 10 मीटर पे था, अब ऑब्जेक्ट 2 पे आ गया, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, 8 होगी कि नहीं होगी, तो ये हमारा 8 यानी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 180 तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा 180 कह रहा हूँ 60 है, तो 160 जूल आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 मीटर हाइट, तो कितना हो जाएगा mgh। तो मास कितना है 2, जी कितना है 10, हाइट कितना है बाबा 2, हाइट कितना है 2 मीटर, अरे सरफेस से 2 ही मीटर है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40 जूल।
अगर मैं फिर से मैकेनिकल एनर्जी निकालूं तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है 160, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 40, फिर से सम क्या आ गया, फिर से सम आ गया 200 जूल। तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का जो सम होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है रे बाबा। अगर मैं निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं, अब जब ये ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे जैसे ही पहुंचा नहीं है, मतलब ये है, अब ये वाला जो तीसरा वाला जो पॉइंट है जीरो जो है, ये क्या हो रहा है कि सरफेस बस ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बस सरफेस से डस्ट में टकराने ही वाला है, बस मिली सेकेंड में ही कोलाइड करने वाला है। टकराने से जस्ट पहले की बात हो रही है, टकराने से जस्ट पहले की बात हो रही है। तो अगर मैं ये निकालूं कि काइनेटिक एनर्जी एट 0 मीटर, मतलब टकराया नहीं है, कोलिजन हुआ नहीं है, कोलिजन बस होने ही वाला है, बस होने ही वाला है। तो उस समय क्या होगी, वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट जीरो, देखो भाई ये जीरो लिखा हुआ है, क्या लिखो, जीरो लिखो, 0 m, ओम नहीं लिखा हुआ है, ओम शांति ओम नहीं है, 0 m लिखा हुआ है, 0 m मतलब 0 मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से भाई हाफ से हाफ मर जाएगा, हाफ इंटू एम, हमने माँ जानबूझ के ऐसा लिया था कैलकुलेशन इजी हो, एम से 2 मर जाएगा तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू आपका 0 है इज इक्वल टू 2 इंटू में ए आपका 10 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे था 0 पे आ गया तो कितना हो गया, 10 ही तो होगा। तो कितना आ गया, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200 आ गया। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 200 जूल आ जाएगा। चलो भाई, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 0 मीटर तो हो जाएगा mgh, मास कितना है 2, g कितना है 10, हाइट कितना है बाबा, सरफेस से कितना ऊपर है, 0 मीटर है, मतलब सरफेस पे तो है, हाइट कुछ है ही नहीं, तो हाइट आ गया 0। जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी कहानी क्या हो गई, 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकालो, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 200 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, अभी भी सम कितना रहा 200 जूल ही रहा सम। तो इस टेबल से हमें ये समझ में आता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी बात को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने वर्क किया और बड़ी मेहनत बड़ी मजदूरी करके मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आया। तो जितना मैंने वर्क डन किया वो सारा का सारा वर्क डन ऑब्जेक्ट की एनर्जी में स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट की एनर्जी में स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब जब इस पॉइंट पे मैं लेके आया, तो जब मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अभी वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, रोक दिया तो 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, गायब तो नहीं हो जाएगी, वो गायब नहीं हुई है भाई, ऐसे चल रहा है जब तक चल रहा है काइनेटिक एनर्जी चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ये रोक दिया, अब वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, वो गायब नहीं हुई है, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया है। और जब इसको रिलीज करूंगा, जब इसको क्या करूँ रिलीज करूंगा, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे देखो, जब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। जब आपका काइनेटिक एनर्जी आपका तो 0 से क्या हो गया, बढ़ा, 0 से क्या हुआ, बढ़ा, 0 से 80 हो गया, तो ये देखो 80 कम हो गया। यानी हुआ क्या कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 80 जूल का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक 80 जूल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो यहाँ पे 80 जूल, ये जो आपका 200 था, 200 में से आपका जो 200 जूल में से आपका 80 जूल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो आपका बचा कितना, 120। यहाँ पे भी वैसे हुआ कि भाई 80 जूल था, 80 जूल से 120 हुआ, 80 जूल से कितना हुआ, 120 हुआ, यानी 40 जूल आपका बढ़ा। तो यहाँ से देखो 40 जूल आपका क्या हो गया, घट गया। यानी जितनी एनर्जी यहाँ से घट रही है उतनी एनर्जी यहाँ पे ऐड हो रही है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके किसमें बदल रही है, आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ऐसे वाइस वर्सा होता है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आपको जो लेक्चर है वो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके बाद हमें बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो है पावर
तो वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊँगा। और चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड पावर। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में। तो जब तक के लिए एंजॉय करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, और तो क्या ही करेंगे आप। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।